स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी ये स्टडी। देखिए, हमने काफी लंबे समय तक पढ़ाई को छोड़ रखा था, लेकिन आज से हमने क्लास 10 की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। मैं बता दूं कि क्लास 10 का साइंस का 5 कुछ चैप्टर 1 2 3 4 5 चैप्टर मैंने खत्म करा दिया है साइंस का, वो भी क्लास 10वीं का। तो अगर आपने 5 चैप्टर क्लियर नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पर क्लिक करते ही 5 चैप्टर का वीडियो आपके पास आ जाएगा। और काफी इजी तरीका से मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है, 5 चैप्टर को काफी इजी तरीका से पढ़ाया है। आप पढ़ोगे तो खुद ही कहोगे सर आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मैंने साइंस भी पढ़ाया है। ठीक है, तो आप जरूर पढ़िएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में इतिहास बोलते हैं। और ये इतिहास का पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है। अब पहले समझते हैं कि यूरोप क्या होता है। तो काफी बच्चों को मालूम होगा और काफी बच्चे हंस भी रहे होंगे कि सर यूरोप पढ़ाने लगे। यूरोप तो एक महादेश है। तो देखिए जैसे कि हमारा एशिया है उसी प्रकार यूरोप भी है। यूरोप, एशिया, एशिया क्या है? एशिया एक महादेश है, देशों के समूह से मिलकर बनने वाला महादेश कहलाता है। जैसे कि एशिया में बहुत सारे देश हैं, भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्ला, श्रीलंका, etc। उसी प्रकार यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड, अफ्रीका और बहुत सारे देश। ठीक है, तो यूरोप में है, जापान, ये सब क्या है, यूरोप में है। ठीक है, तो अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ ये हम जानने वाले हैं। तो पहले ये जानते हैं कि यूरोप में हमने जान लिया, में यानी मालूम है, राष्ट्रवाद अभी जानेंगे, का यानी अब मालूम है, उदय यानी क्या होता है, उगना, उदय यानी उत्पत्ति। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब राष्ट्रवाद देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अगर किसी नागरिक के मन में, कोई नागरिक है उसके मन में अपने देश के प्रति भक्ति जागे तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि काफी इंडिया में बच्चों को इंडियन आर्मी बन के इंडिया को रक्षा करना का जागरूक रहता है। काफी बच्चे हैं जो सोचते हैं कि क्या काश में इंडियन आर्मी बन के अपने इंडिया की रक्षा करता। तो ये क्या है, वो एक राष्ट्रवाद है, उनके अंदर राष्ट्रवादी हैं वो। तो राष्ट्रवाद हर एक नागरिक के अंदर होना चाहिए। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने देश के प्रति हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। ठीक है, तो हमने समझ लिया राष्ट्रवाद क्या है। आगे का टॉपिक है कि राष्ट्रवाद का उदय। ये राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था और कैसे हुआ था। राष्ट्रवाद का आरंभ सबसे पहले यूरोप के फ्रांस नामक जगह पर हुआ था। देखिए पहले क्या होता था ना कि सभी लोग अपने घर के ही, जिस तरह जैसे मान लीजिए कोई एक नागरिक है, वो अपने घर, बाल बच्चे और वाइफ का ही चिंता करता था। मेरे वाइफ ठीक रहे, मेरे बाल बच्चा ठीक रहे, मेरे घर ठीक रहे। पहले आदमी ये नहीं सोचता था कि मेरा देश ठीक रहे, नहीं सोचता था। लेकिन यूरोप के फ्रांस जो था वहां पर नागरिकों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का आरंभ सबसे पहले यूरोप की फ्रांस नामक जगह पर हुआ था। आगे देखिए, आगे है कि 1 मिनट रुक जाइए। जैसे कि देख लीजिए, आगे है कि फ्रांस की क्रांति। अब क्रांति यानी क्या होता है, जुलूस। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई सरकार से संतुष्ट नहीं है तो आप जुलूस निकलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि सरकार ने कानून निकाला कि मान लीजिए आप कि महीना में आप सभी नागरिकों को 5-5 हजार रुपये देना होगा, सरकार को निकाला कानून, तो आप जुलूस निकालोगे, हम नहीं देंगे 5,000 रुपये, हम नहीं देंगे, नारा लगाते हुए। तो वही एक क्रांति होता है। तो फ्रांस में क्रांति हुई थी, जो कि 1789 में इसी क्रांति को राष्ट्रवाद के जन्मदाता माना जाता है। फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई थी और उसी क्रांति को ना फ्रांस में राष्ट्रवाद को उगाने के जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अब आगे टॉपिक है कि क्रांति के समय किए गए कार्य। वहां पर जब क्रांति हुआ तो क्या क्या किए गए। सभी को एकता करने का प्रयास किया गया, जितने भी वहां के नागरिक थे वहां सभी को एकता करने का प्रयास किया गया। एक झंडा का निर्माण किया गया और सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक है, जुलूस तथा धरना निकाला गया, शहीद जवानों का प्रचार किया गया,
जैसे कि मान लीजिए कोई भी जवान शहीद होता है, न्यूज पर आता है कि आज हमारा एक जवान हमारे देश के लिए शहीद हो गया, तो उन जवानों के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। ठीक है, अगला टॉपिक है क्रांति का परिणाम। देखिए, क्रांति तो 1789 में स्टार्ट भी हुआ, क्रांति में कार्य भी किए गए, फिर क्रांति खत्म हो जाने के बाद परिणाम क्या निकला, तो वो निकला वहां का तानाशाही शासन का अंत हुआ तथा जिसका नाम लुई सुलवा था। लुई सुलवा एक व्यक्ति का नाम है जो कि फ्रांस पर शासन करता था, जो कि तानाशाही शासक था। शासक लिख लीजिए, शासक, तानाशाही शासक था। अब ये तानाशाही क्या है? देखिए, तानाशाही वह सरकार है ना जो जनता के हितों में कार्य नहीं करता है। वो चाहता है ना कि मैं अमीर हो जाऊं, जनता से मैं लूट लूं, जनता भले भाड़ में जाए लेकिन मैं अमीर हो जाऊं, तो वही तानाशाही शासक होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है क्रांति के बाद किए गए कार्य। अब तो क्रांति का परिणाम भी निकल आया था, तो क्रांति के बाद क्या किया गया? तो 1793 में लुई सुलवा को फांसी लगा दिया गया। जो तानाशाही शासक था उसे तो फांसी लगाना ही है। फिर एक नया संविधान बनाया गया। इस संविधान में हर एक नागरिक को एक समान अधिकार मिला। राष्ट्रीय फ्रेंच भाषा रखा गया और नाप तौल की नई पद्धति बनाई गई। आपको मालूम होगा और आपके घर में आप बुजुर्गों से पूछिएगा, अपने मम्मी से, दादा से, दादी से पूछिएगा, पहले क्या होता था ना कि 1 किलो गेहूं दो तो 1 किलो सरसों लो। ठीक है, ये होता था पहले। ये तजूड़ बटखारा ये सब नहीं था। पहले 1 किलो चावल दो तो 1 किलो आटा लो, ऐसे था। तो वहां पर ये खत्म कर दिया गया। एक नया पद्धति निकाला गया जोखने वाला, जिसे सभी को आराम से उचित, जैसे मान जाओ कि आपको यहाँ पर कोई दे देगा, मान जाओ कि 1 किलो कोई सोना आपको दिया, आप उसको 1 किलो मोती दोगे तो आप तो फायदे में हो, तो किसी का घाटा ना हो, फायदा ना हो, इसीलिए एक पद्धति बनाया गया। अगला टॉपिक है कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद का प्रसार में क्या योगदान दिया। अब ये नेपोलियन कौन था भाई साहब? ये कहां से टपक पड़ा इस चैप्टर में, आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो, 1799 में नेपोलियन शासक बना। नेपोलियन एक व्यक्ति का नाम है जो फ्रांस का 1799 में शासक बन गया। लुई सुलवा को तो फांसी चढ़ा दी गई, उसके बाद नेपोलियन आके फ्रांस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और फ्रांस का वहां का शासक बन गया, यानी कि किसी भी राज्य का राजा बनने को ही शासक कहते हैं। तो नेपोलियन फ्रांस का क्या बन गया? राजा बन गया। ठीक है, अब देखिए, नेपोलियन ने 1804 में एक कानून बनाया जिसका नाम नेपोलियन संहिता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको आप याद कर लो, नोट बना के पहले तो इसे लिख लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलो, नोट बना के लिख लो। मैं बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ाता हूँ? क्योंकि काफी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होती है। इस तरह काफी बच्चे वीडियो को रोक के लिख लेते हैं और उनको अच्छा से समझ में आता है। ठीक है, आप कहोगे तो बोर्ड पर भी पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो नेपोलियन ने क्या किया कि 1804 में एक कानून बनाया जिसका नाम नेपोलियन संहिता था। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ। उसने तो कानून बना दिया, संविधान बना दिया, तो आगे क्या हुआ? राष्ट्रवाद के निर्माण में योगदान, यानी कि राष्ट्रवाद तो फ्रांस में सबसे पहले जन्मा था, तो उसमें कैसे जन्म पाता? क्या कारण था कि राष्ट्रवाद फ्रांस में जग गया और हमारे देशों में नहीं जगा? क्या कारण था कि सबसे पहले ही फ्रांस में राष्ट्रवाद का जन्मदाता क्रांति हुई और फ्रांस में ही सबसे पहले राष्ट्रवाद उग गया? तो कारण यहाँ पर लिख रखा है मैंने, जैसे कि इस कानून के नजर में सबको बराबर सम्मान दिया गया। जो नेपोलियन कानून बनाया था, नेपोलियन संहिता, उस कानून के दृष्टि से ना अमीर गरीब सबको एक दृष्टि से देखा गया, एक नजर में सबको बराबर समझा गया। यातायात का साधन अच्छा किया गया। यातायात यानी कि आप किसी एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, जो यातायात है, साधन है, उसको अच्छा से किया गया। जो राष्ट्रवादी थे उनको सम्मानित किया गया। अब जैसे कि आप अपने देश के प्रति सोचते हो तो आपको क्या करते हैं? सम्मानित करते हैं। जैसे कि काफी भारतीयों को मेडल मिल चुका है अच्छे काम करने के लिए, जैसे कि हमारे सचिन तेंदुलकर है जिनको 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वो कुछ अच्छे काम किए थे, इसीलिए तो किया गया। एक समान शुल्क लगाया। अब मान जाओ कि ट्रैफिक पर अमीर ट्रैफिक का रूल तोड़ रहा है तो उसको 500 रुपये लेंगे, अब वही गरीब तोड़ेगा तो उसको 1000 रुपये लेंगे। ऐसा नहीं है, सभी को अगर 500 रुपया है तो सभी को 500 रुपया देना पड़ेगा। तो इस कानून से ये सब फायदे थे। अब देखिए आगे जो टॉपिक है ना वो कुछ कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला टॉपिक उदारवादी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद तो भैया समझते हैं, उदारवादी कहाँ से आ गया?
इस चैप्टर में नई नई चीज कहाँ से आने लगी हैं, तो इस चैप्टर में नई नई चीजें पढ़नी है तो आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो हम चलिए आपको टेंशन आपका कंफ्यूज दूर करने के लिए हम उदारवाद बता देते हैं कि उदारवाद क्या है। उदारवाद लैटिन शब्द के लीवर नामक से बना है। इसका अर्थ होता है आजादी, यानी कि उदारवाद यानी डायरेक्ट मोटा मोटी समझो ना, उदारवादी आजादी है। आ गया समझ में? आगे देखते हैं हम क्या है। जिंदगी थोड़ा देखो, आप पढ़ाई में बोर हो जाते हो मैं जानता हूं, बल अगर आप वीडियो को एक साथ लगातार ना देखा करो, आप वीडियो को ऐसा तरीका से देखो ना जैसे आपको मजा आया। ठीक है, तो अगर वीडियो में अगर मजा हो रहा होगा तो वीडियो को तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर यहाँ पर मैं अभी नीचे बैठ के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है वीडियो शूट करने की। ठीक है, तो आप मुझे क्षमा कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखिए, इस कार्य निम्न है, इसके कार्य निम्न है। क्या कौन से कार्य निम्न है? जैसे कि निरकुश शासन का अंत करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देना। उदारवाद का ये कार्य है, ध्यान दीजिएगा। निरकुश शासन का अंत करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देना, मुक्त व्यापार, प्रतिनिधि सरकार, संविधान पर बल देना, आजादी, व्यापारिक पर बल देना। ठीक है, अगला टॉपिक है जलवेराइन। ये कहाँ से आ गया भाई साहब, ये क्या क्या आ रहा है? तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। प्रासा द्वारा बनाया गया 1834 में सुक संघ था। व्यापारिक के आर्थिक हितों की रक्षा करना, व्यापार के लिए मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना इत्यादि। ये क्या था? प्रासा द्वारा बनाया गया सुक संघ था, जिसके द्वारा क्या किया जाता था? मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना था। ठीक है, अगला टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा मजेदार भी टॉपिक है, वियना की संधि। 1815 ईस्वी में यह संधि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी। इस संधि में ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, प्रासा ने भाग लिया। इस संधि में चाहा जाता था कि नेपोलियन द्वारा फ्रांस में किए गए सुधार को समाप्त की जाए, पुरानी व्यवस्था को पुनः वापस शुरू किया जाए। यह संधि कहाँ की गई थी? ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना में की गई थी। ठीक है, तो इस संधि से लोग चाहता था ना, ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, प्रासा, ये सब चाहता था कि फ्रांस में जो नेपोलियन कानून बनाया है उसको हटा दिया जाए और जो पहले कानून था ना उसी को फिर लाया जाए, यानी कि गरीब को छोटे नजर से देखा जाए, अमीर को ऊंचे नजर से देखा जाए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं आगे हमारा क्या टॉपिक है। तो आगे हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, वियना की संधि में लिए गए निर्णय। वियना की संधि, उसमें निर्णय क्या लिया गया है भाई? फ्रांस के चारों तरफ नए राज्यों का एक एक घेरा बनाया जाए। जो फ्रांस था ना उसके चारों तरफ, जैसे मान लो कि ये फ्रांस है, इसके चारों तरफ एक नए नए राज्यों का निर्माण किया जाए। नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों का पुनः स्थापना प्रयास किया जाए। मान लो कि कोई राजा है, उसको नेपोलियन आके हरा दिया है, तो ये क्या चाह रहा है कि इसको फिर से राजा बना दिया जाए। ठीक है, तो बस पार्ट 1 वीडियो में बस इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि आप बोर हो चुके हो मैं जानता हूं। तो पार्ट 2 में आगे पढ़ेंगे। पार्ट 2 में तो ये आपका चैप्टर ही खत्म हो जाने वाला है। तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को जितना हो सके उतना कर दीजिए शेयर। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।